Hello everyone, my viewers and my dear students. I, Dr. Megha Chaudhary, welcome you all in my surgery class. And today we will discuss about the water electrolyte balance and water regulation. First, we have to understand the term homeostasis. Homeostasis is the ability to maintain a relatively stable internal state that persists despite changes in the world outside. Means एक internal जो state है body के अंदर का जो स्टेट है उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, हर चीज़ का कितना इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए, कितना वाटर होना चाहिए, कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए हर चीज़ का, उसका एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस इंटरनल स्टेट का मेंटेन करना, उसको बोलते हैं होमियोस्टेसिस डिस्पाइट द चेंजेस आउटसाइड इन द टेम्परेचर. नाउ एज वी ऑल नो वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ and it makes up 50% of the body weight, and water is involved in every biochemical reaction in body. So water is needed in every function of the body, in every mechanism, and each and every cell needs it. तो हर एक कंपार्टमेंट में वाटर होता है हमारी बॉडी में, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, इंटरस्टिशियल, हर एक जगह पे वाटर की बहुत ही नेसेसिटी है. Now in infants 73% of the body weight is of water. In adults 60% of the body weight is water. In adult females it is 50%, and water content declines to 45% in old age. So old age के अंदर ये percentage कम हो जाता है. So we can see कि maximum जो हमारा body में portion है that is water. For normal physiological functions there should be water balance inside the body. So जब हम पानी का intake लेते हैं by drinking fluids और by eating food, तो हमारे अंदर पानी जाता है and that water gets eliminated through breathing, sweating, urinating and bowel movements. तो एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि पानी कम ना हो जाए और ज़्यादा ना हो जाए. एक्सेस में हो जाएगा तो इडीमा एंड स्वेलिंग हो जाएगी, और कम होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगी. तो देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस ऑफ वाटर. नाउ रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक. जब भी प्यास लगेगी, द थर्स्ट मैकेनिज्म इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर वाटर इनटेक. And hypothalamic thirst center osmoreceptors are stimulated by decreased plasma osmolarity, angiotensin second or baroreceptor input, dry mouth, substantial decrease in blood volume और pressure. जब भी ब्लड प्रेशर फॉल होगा, ड्राई माउथ होगा एंड डिक्रीज्ड प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी होगी, तो ब्रेन के अंदर थर्ड वेंट्रिकल में ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो डिटेक्ट कर लेंगे ऑस्मोलरिटी को. नाउ रेगुलेशन ऑफ वाटर आउटपुट, इन्फ्लुएंस ऑफ ADH. So water reabsorption in collecting ducts is proportional to ADH release. Now what is ADH? It is antidiuretic hormone. तो जब भी यूरिन अगर एक्सेस में आ रहा है, दैट इज डायूरेटिक इफेक्ट, तो हमारी बॉडी में से जो ब्रेन है वो डिटेक्ट कर लेगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेंगे ऑस्मोलरिटी एंड विल सिक्रीट ADH दैट विल कॉज रिटेंशन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर. नेफ्रॉन्स के अंदर जो डिस्टिल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्स हैं वो रीअब्जॉर्ब कर लेंगी वाटर को. नाउ जब भी डिहाइड्रेशन होगा, जब सेल ड्राई होगा, तो देयर विल बी साइंस एंड सिम्टम्स लाइक सेंसेशन ऑफ थर्स्ट, ड्राई माउथ, लिप्स, डार्क यूरिन, जो यूरिन येलो कलर का होगा, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, इरिटेबिलिटी. तो उस टाइम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, वाटर इनटेक करना है. वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट अर्लियर कि वाटर लॉस कैसे होगा, थ्रू स्वेटिंग, ब्रीथिंग, यूरिनेशन एंड डिफिकेटिंग. ऑल्सो इन केस ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया भी वाटर लॉस होता है, उसमें सॉल्यूट्स भी लॉस होते हैं. नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ वाटर बैलेंस, दैट इज डिहाइड्रेशन. जब सेल ड्राई हो जाएगा, जब पानी कम है, नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाटर लॉस ड्यू टू हैमरेज, जब सीवियर बर्न्स हैं, प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग या डायरिया या प्रोफ्यूज स्वेटिंग, वाटर डिप्राइवेशन या डायूरेटिक एब्यूज है, ऐसी कंडीशन में ड्राइनेस हो जाएगी, वाटर कम हो जाएगा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स में. नाउ साइंस एंड सिम्टम्स विल बी थर्स्ट, ड्राई फ्लश स्किन, ओलिगुरिया.
may lead to weight loss, fever, mental confusion, hypovolemic shock. Now composition of body fluids. हमारी बॉडी के अंदर जो कंपार्टमेंट्स हैं उनमें एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है, जितना कंसंट्रेशन होना चाहिए उतना ही होना चाहिए. वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट्स हैं जो डिजॉल्व होते हैं वाटर में. ये जो सॉल्यूट्स हैं दैट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर मोस्ट ऑर्गेनिक, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर लाइक ग्लूकोज, लिपिड्स, क्रिटेनाइन, यूरिया एंड प्रोटीन्स. बट जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिसोसिएट होते हैं वाटर के अंदर, डिजॉल्व होते हैं. दिस आर आयंस, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और एसिड्स एंड बेसिस, सम प्रोटीन्स. आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट. अब जहाँ पे सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा है. ग्रेटर ऑस्मोटिक पावर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्रेटर एबिलिटी टू कॉज फ्लूइड शिफ्ट. फ्लूइड मूवमेंट बिटवीन कंपार्टमेंट. नाउ वी ऑल नो दैट दिस इज ए रूल ऑफ नेचर. यूनिवर्स के अंदर ये एक रूल है, जहाँ पे भी हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट जाएगा, वाटर जाएगा. तो जो ऑस्मोसिस है उस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर concentration through a semi-permeable membrane. Water will always move to an area of higher concentration of solute. So osmosis में movement हो रहा है water का, that is solvent. जो solvent है water है, through a semi-permeable membrane of a living cell into a solution of higher solute concentration that tends to equalize the concentration of solute on the two sides of membrane. So that's how the balance of water is maintained. जो semi-permeable membrane है उसके through solvent water का movement होगा, and जिस side पे होगा वहाँ पे osmolarity potential ज़्यादा होगा, मतलब solutes ज़्यादा होंगे. जहाँ सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे उस तरफ ही वाटर मूव करेगा. इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूशन सॉल्यूट्स विल मूव लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स. सो इलेक्ट्रोलाइट्स विल मूव टू द हायर कंसंट्रेशन by the semi-permeable membrane. So that's how the balance of electrolytes and water is maintained through the process of diffusion and osmosis. नाउ हमारी बॉडी में एक फिक्स क्राइटेरिया है. जो हमारे कंपार्टमेंट्स हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, उनमें एक फिक्स कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट. अगर उनका कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो जाए तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स एक्ट करते हैं. एंड क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो सेल्स के अंदर है, वहाँ पे 2/3 वाटर होता है. जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है दैट इज आउटसाइड द सेल्स, वहाँ पे 1/3 वाटर होता है, 20% ऑफ बॉडी वेट. जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है दैट इज डिवाइडेड इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा वॉल्यूम. जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो बिटवीन द सेल्स है, एंड जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है दैट इज प्रेजेंट इन द वेसल्स. नाउ जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड है वो प्रेजेंट है लिम्फ, प्लूरल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड. In case of dehydration like vomiting, diarrhea and excess of urine output, then our hormones and kidney will balance the water and electrolytes. Now, two hormones. The first hormone is aldosterone type of corticosteroid secreted by adrenal gland that will cause reabsorption of water. And second hormone is ADH, that is antidiuretic hormone, opposite of diuresis, that is produced by supraoptic nucleus of hypothalamus and then gets stored inside the pituitary gland and secreted by posterior pituitary gland. So जो ADH है उसका प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस में हो रहा है थ्रू सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस एंड सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है. नाउ ब्लड के अंदर एक ऑस्मोलरिटी होती है 290 to 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर. सो जब भी ऊपर नीचे होगा ऑस्मेटिक पोटेंशियल दैट विल बी डिटेक्टेड बाय द ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर ब्रेन. हमारे ब्रेन में थर्ड वेंट्रिकल में 2 स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गनम वस्कुलसम एंड सबफोनिकल ऑर्गन. दिस आर द ऑस्मो रिसेप्टर्स एंड दे विल डिटेक्ट द ऑस्मोलरिटी ऑफ द फ्लूइड्स. नाउ ये डिटेक्ट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है. तो जब भी ब्लड प्रेशर फॉल होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो ये ऑस्मोलरिटी को चेक कर लेंगे एंड इनको पता चल जाएगा. देन दे विल सेंड द सिग्नल्स टू द हाइपोथैलेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ADH. अब जब वाटर एक्सेस में बॉडी में है
ज़्यादा है तो उसको एलिमिनेट करना है, डायूरेटिक इफेक्ट होना चाहिए, डायूरेसिस होना चाहिए, उस केस में देयर विल बी नो सिक्रीशन ऑफ ADH बिकॉज इट इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा नहीं, तो एक्सेस वाटर को बाहर निकालना है। तो जब एक्सेस वाटर है ADH सिक्रीट नहीं होगा, ADH सिक्रीट नहीं होगा तो जो ट्यूब्यूल्स हैं नेफ्रॉन की कलेक्टिंग एंड कन्वोलेटेड डिस्टल ट्यूब्यूल्स दैट विल बी इम्परमिएबल टू द वाटर। नाउ जो ADH है एंटी डायरेटिक हार्मोन, अगर ये लो कंसंट्रेशन में सिक्रीट होता है तो इट विल प्रोड्यूस एंटी डायरेटिक इफेक्ट दैट विल कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। बट अगर ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में सिक्रीट होगा तो देन इट विल प्रोड्यूस वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, कंजेशन, because it is also known as vasopressin. ADH is also known as vasopressin. So higher concentration में it will produce vasoconstriction. Now this is the structure of nephron. In distal convoluted tubule and collecting tubule there is a osmolarity potential. एक प्रेशर है 50 to 100 मिली ऑस्मो पर लीटर। अगर इससे कम ऑस्मोलरिटी हो गई तो देन ADH will secrete. ADH जब secrete होगा that will get bind to the 7 pass receptors, the serpentile receptors, and that will release G protein in the intravascular fluid. Now this G protein will produce adenyl cyclase and that will convert ATP into cyclic AMP and that will produce enzyme phosphorus protein kinase A. Now this enzyme is very important. Also there are vesicles. Here yellow colored circles are shown which are vesicles and they have a protein channels. That channels are called aquaporins because इसके थ्रू वाटर ट्रेवल हो जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो जो ये एंजाइम है फॉस्फोराइज प्रोटीन काइनेस A that will bind this channels, this aquaporins, this water channels. नाउ इन चैनल्स के थ्रू जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड नेफ्रॉन्स में है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाएगा। नाउ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्यों जाएगा? क्योंकि वहाँ पे जो ऑस्मोलरिटी पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, वहाँ पे सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं और जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन की, वहाँ पे सॉल्यूट्स कम है, जो ऑस्मोलरिटी है हाइपो ऑस्मोलर है एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो हाइपर है। तो सॉल्यूट्स की तरफ वाटर मूव करेगा, जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स हैं वहाँ पे वाटर मूव करेगा। सो दैट्स हाउ रीअब्जॉर्प्शन विल अकर एंड डिहाइड्रेशन जो है वो ठीक हो जाएगा एंड वाटर मिल जाएगा सेल्स को। So that's how the balance is maintained, the equilibrium is maintained. So that's how the hormones ADH and aldosterone and kidney maintain the balance of water and